जय हिंद प्यारे साथियों। पॉलिटी के मैराथन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ प्यारे साथियों, हमने जो है इससे पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, तो इससे पिछली क्लास में हमने लोकसभा तक पढ़ लिया था। यानी कि हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति के बाद जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो पढ़ लिया था, संसद पढ़ लिया था, राज्यसभा पढ़ लिया था, लोकसभा तक जो हमारा है टॉपिक समाप्त हो गया था। यदि आपने पिछले लेक्चरों का रिवीजन ढंग से किया है तो स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए फटाफट। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट कमेंट में दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आपका जो है लोकतंत्र तक समाप्त जो आपका लोकसभा है वहाँ तक जो आपकी पॉलिटी है वो समाप्त हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे संसद की गतिविधियों के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में, उसके साथ साथ जो आपका बजट है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ सीएजी है, इन सब के बारे में हम आज के जो इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। यानी कि आज सीएजी तक जो है आपका जो टॉपिक होगा वो सीएजी तक समाप्त होगा। तो यदि हम बात करें तो लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में थी। जी हाँ प्यारे साथियों, आर्टिकल 81 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 82 में क्या है। आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होता है हमारा, प्रत्येक जनगणना के बाद यानी 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का आवंटन फिर से किया जाएगा। प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है हमारी, उसमें 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का आवंटन फिर से किया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जनगणना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है लोकसभा में सीटें बढ़ती जाएंगी, ऐसा आर्टिकल 82 कहता है। लेकिन 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 में बढ़ाई जाएंगी। कब बढ़ाई जाएंगी? 2026 में। 84वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2002 में हुआ था। और लोकसभा सीट बढ़ाने की बात कब गई थी? 2026 में कही गई थी, जब हमारा जो है नया पार्लियामेंट बनेगा 2026 में, उसमें जो है लोकसभा की सीटों को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ ही उसमें जो सीटों को बढ़ाया जाएगा वो कब की जनगणना के अनुसार, यानी 2002 में संशोधन हुआ तो उससे ठीक पहले 2001 में जनगणना हुई थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। अभी जो वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के हिसाब से है। कब के हिसाब से है? 1971 की जनगणना के हिसाब से अभी लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 552 है। यदि मैं बात करूं आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 कहता है सदन की अवधि। जी हाँ प्यारे साथियों, सदन जैसे राज्यसभा की अवधि को डिसाइड करता है, लोकसभा की अवधि को डिसाइड करता है, यानी ब्रीफ किया गया है किसमें? आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 कहता है राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होता, यानी कि राज्यसभा का जो अवधि है वो अनंत काल तक है, वो कभी विघटित ही नहीं होता है। जबकि लोकसभा की अवधि है वो 5 वर्ष है। लोकसभा की अवधि कब तक है? वो 5 वर्ष है। लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। ये आपको भी मालूम होगा कि लोकसभा की अवधि कितनी है, वो 5 वर्ष है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 84 को, यानी अनुच्छेद 84 का। तो अनुच्छेद 84 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 84 कहता है सांसद की योग्यता, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि राज्यसभा के लिए क्या योग्यता रहनी चाहिए, लोकसभा के लिए क्या रहनी चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद की क्या योग्यता रहनी चाहिए। सांसद जो कोई भी, यदि कोई व्यक्ति है वो सांसद बनना चाहता है, उसके लिए क्या योग्यता रहनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम उम्र 30 साल, लोकसभा के लिए मिनिमम उम्र 25 साल मांगा गया है। किसमें? आर्टिकल 84 के अनुसार सांसद की योग्यता में ये सब बातें कही गई है। अब बात करते हैं हम संसद की कार्रवाई। जी हाँ प्यारे साथियों, अब हमारी चर्चा होगी संसद की कार्रवाई। संसद में कार्रवाई किस प्रकार से होती है, किस अनुच्छेद के तहत क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्र की शुरुआत करते हैं और उसमें जो है सबको बुलाने का कार्य करते हैं, यानी आहूत करने का कार्य करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। और इसी आर्टिकल के तहत सत्रावसान यानी कि संसद का जो है विसर्जन करने का कार्य भी कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अब संसद के
3 सत्र होते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र, जो फरवरी से लेके मई महीने तक चलता है। बजट सत्र कब से कब तक? फरवरी से लेके मई महीने तक चलता है, क्योंकि फरवरी में जो आपका है बजट पेश किया जाता है, तो फरवरी से लेके मई महीने तक क्या चलता है? बजट सत्र चलता है। सबसे बड़े सत्र की यदि बात करूं तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र ही है। दूसरा सत्र है आपका मानसून सत्र, जो जुलाई और अगस्त में चलता है। मानसून सत्र कब चलता है? जुलाई और अगस्त में। और शीतकालीन सत्र कब चलता है? वो नवंबर दिसंबर में। शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे छोटा सत्र है। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र है। संसद के कुल कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र संसद के सत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र है, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप हो सकता है, अधिकतम जो अंतराल हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने दिनों का हो सकता है, तो वो 6 महीने का हो सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण दिया गया है। प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति का क्या होता है? विशेष अभिभाषण के द्वारा सबको क्या किया जाता है? अभिवादन किया जाता है, यानी सबको आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा, सॉरी विशेष अभिभाषण नहीं, अभिभाषण द्वारा। राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट सत्र बुलाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण द्वारा बजट सत्र बुलाया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 86 में है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखा जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 87 की। अनुच्छेद 87 क्या कहता है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब ये विशेष अभिभाषण क्या होता है प्यारे साथियों? प्रत्येक 5 साल पे हमारी लोकसभा क्या होती है? विघटित बन जाती है और विघटित हो जाती है। तो जो नई लोकसभा बनती है उस नई लोकसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कितने साल के बाद आएगा? तो 5 साल के बाद ही आएगा, क्योंकि 5 साल बाद लोकसभा विघटित होती है। तो नई लोकसभा के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है किसके अनुसार? आर्टिकल 87 के अनुसार। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 89 की। आर्टिकल 89 में अनुच्छेद 89 में है जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 89 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 89 में है, यानी कि 89 में है। सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। और उपसभापति कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसी में से किसी को उपसभापति चुन लिया जाता है। तो क्या राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो नहीं होते, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। अब हम बात करते हैं क्या राज्यसभा की गतिविधियों में जो भी चाहे विधेयक हो चाहे किसी भी मामले में राज्यसभा के सभापति मतदान करते हैं? तो वो नहीं मतदान करते हैं। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाता है तो राष्ट्रपति जिसके तरफ अपना वोट डाल देते हैं निर्णय उसकी तरफ हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं। निर्णायक वोट क्या होता है प्यारे साथियों? जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाता है तो राष्ट्रपति अपना वोट डालते हैं और वो जिसके तरफ वोट डाल देते हैं उसकी क्या होती है? जीत हो जाती है। इसीलिए उसको निर्णायक वोट भी बोलते हैं। आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है और आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है वो किसी भी वोटिंग में भाग नहीं लेता है। किसी विधेयक से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रकार की लोकसभा की वोटिंग में अनुमोदन करने में भाग नहीं लेता है। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष भी क्या करता है? अपना निर्णायक मत डालता है। किसकी तरह? राज्यसभा के सभापति की तरह लोकसभा में भी अध्यक्ष जो है वो अपना निर्णायक मत डालता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 99 में है सांसदों के शपथ की चर्चा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसके शपथ की
चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 99 में किसकी चर्चा है, तो सांसदों के जो शपथ है उसकी चर्चा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांसदों के शपथ की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 99 में। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 99 में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यक्ष जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, CAG, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे संसद के अधिकारी होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, संसद का अधिकारी कहा जाता है। वहीं पे अध्यक्ष, सभापति, महान्यायवादी और CAG, ये लोग जो हैं संसद की कार्रवाई में तो भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में आपका है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होता है प्यारे साथियों, संसद की कार्रवाई को शुरू रखने के लिए संसद की कुल सीट का 1/10 यानी कि संसद में जितने लोग हैं उसका 1/10 जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी संसद की कार्रवाई आगे चलेगी, वरना उसे स्थगित कर दिया जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई राज्यसभा के सभापति के द्वारा और लोकसभा की कार्रवाई लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 100 तक संसद में संसद में क्या क्या होता है। बाकी अब हम बात करते हैं संविधान की संसदीय समिति के बारे में। जी हाँ प्यारे साथियों, संविधान की संसदीय समिति, संविधान की जो संसदीय समिति है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति और दूसरा होता है अस्थायी समिति। स्थायी समिति 1 वर्ष का होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, स्थायी समिति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। प्रत्येक वर्ष जो स्थायी समितियां हैं वो दोबारा बनती हैं। तो स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, तो स्थायी समितियों की संख्या 6 है। अब बात पहले हम स्थायी समिति की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे। तो स्थायी समिति में वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति और अन्वेषण समिति और सेवा समिति, ये सारे कैसी समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं। वहीं पे अस्थायी समिति की बात करूं तो प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय समिति और संयुक्त संसदीय समिति, ये सारी अस्थायी समितियां हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय समिति की, डिटेल में चर्चा करते हैं। वित्तीय समिति के अंतर्गत भी 3 समिति आता है। पहला आता है प्राक्कलन समिति। जी हाँ प्यारे साथियों, पहला कौन सा आता है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। मंत्रिमंडल जो है इसमें भाग नहीं लेता, यानी कि मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है और ये बजट के बाद आता है। प्यारे साथियों, प्राक्कलन समिति का काम है जो भी जांच होती है वो सब करना, पैसों से संबंधित, बजट से संबंधित जो जांच है वो सब करना है, प्राक्कलन समिति का काम है। एस्टिमेशन करना कितना कहाँ खर्च हो सकता है, इसका काम करना किसका काम है, प्राक्कलन समिति का। चूंकि ये पैसे का मामला है इसलिए इसमें राज्यसभा इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल जनता के द्वारा चुनी गई लोकसभा के सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति सबसे पहले कब बना था, तो 1950 में बना था, जिसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं होता है और ये बजट के बाद आता है। दूसरा वित्तीय समिति के अंतर्गत ये आता है लोक लेखा समिति। जी हाँ प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति ये सबसे पहले कब बना था, तो 1921 में बना था। कब बना था, 1921 में। इसका गठन सबसे पहले 1921 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुआ था। इसमें यानी लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं। 1967 में कहा गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, वो विपक्ष का नेता होगा। कौन होगा, विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लोक लेखा समिति जितने भी खर्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा उसकी जांच करती है। यहां तक कि ये CAG के द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी कौन दोबारा से जांच करता है, तो वो लोक लेखा समिति जांच करता है और जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। कौन, लोक लेखा समिति। अब हम बात करते हैं वित्तीय के समिति के अंतर्गत आने वाली ही तीसरी समिति के बारे में, लोक उपक्रम समिति। जी हाँ प्यारे साथियों, 1964 ईस्वी में यह पहली बार बना था, यानी कि लोक या फिर सरकारी उपक्रम समिति जो है वो 1964 में पहली बार बना था। इसका काम है सरकारी कंपनियां जैसे NTPC हो गया, BSNL हो गया, इन जैसी सरकारी कंपनियों की जांच करना काम है किसका, किस समिति का, तो सरकारी उपक्रम समिति का। तो यहाँ तक आपको जो है वो वित्तीय समिति समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं विभागीय समिति की। विभागीय समिति प्यारे साथियों अलग
अलग विभाग के लिए अलग अलग विभाग या समिति होती है। नेक्स्ट जो आपका समिति होता है वह है जांच समिति। जांच समिति जनता की समस्याओं की जांच करती है। जनता को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, किस प्रकार की दिक्कतें हैं, किस विधेयक में कौन सा सुधार होना चाहिए, जनता के लिए बेहतर होगा, इन सब कार्यों पर विचार कौन करती है, तो वो जांच समिति करती है। और जांच समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। नेक्स्ट आपका है सदन समिति। सदन समिति के लिए सदन समिति का काम है सदन के लिए नियम एवं कानून बनाना। ये सदन के लिए ये ठीक नहीं है, सदन के लिए ये ठीक रहेगा, सदन के लिए ऐसा होगा। सदन कहने का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या करना नियम एवं कानून बनाना सदन समिति का कार्य है। नेक्स्ट है आपका 5वां समिति है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति का काम है SC ST यानी कि जो SC और ST के लोग हैं उनसे संबंधित जांच करना कि विशेष रूप से उनको क्या दिक्कत, क्या समस्या, किन समस्याओं का है जो है सामना करना पड़ रहा है, उसकी जांच कौन करता है, तो वो अन्वेषण समिति करता है। नेक्स्ट आपका है सेवा समिति। सेवा समिति सांसदों के वेतन, भत्ता, अवकाश निर्धारित करती है। आपको लगा सेवा समिति जनता की सेवा के लिए बनी होगी, लेकिन ये सांसदों की सेवा के लिए बना है। उसका जो है वेतन, भत्ता, अवकाश, छुट्टी वुट्टी, जो भी जितने भी सांसदों का कार्यक्रम होता है वो सारा डिसाइड कौन करती है, वो सेवा समिति करती है। तो यहाँ तक ये सारी कौन सी समितियाँ थी, ये सारी स्थायी समितियाँ थी। अब हम बात करते हैं अस्थायी समितियों की। जी हाँ प्यारे साथियों, अस्थायी समिति कौन क्या होती है। अस्थायी समिति समय समय पर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अस्थायी समिति बनाई जाती है। ये मतलब इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, ये कुछ समय के लिए बनाई जाती है और कार्य समाप्ति के बाद इसको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। संविधान की संसदीय समिति यानी कि जो अभी तक आपने पढ़ा है संविधान की संसदीय समिति, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में है। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 118 में जो है संविधान की संसदीय समिति की चर्चा है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 118 में। यहाँ से आपका जो संसद का पार्ट है वो होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं बजट की। जी हाँ प्यारे साथियों, बजट, संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक की। तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 107 कहता है प्यारे साथियों, किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं पारित होने की प्रक्रिया एवं उसके कानून बनने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। प्यारे साथियों, कोई भी विधेयक है वो सबसे पहले ड्राफ्ट के रूप में तैयार होता है, यानी कि एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण होता है उसका, क्या विधेयक में ऐसा कानून बनना चाहिए। जब ड्राफ्ट के रूप में तैयार करता है, ये ड्राफ्ट कौन करते हैं, बड़े बड़े सचिव, जो IAS ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। उसके बाद जो है वो कहाँ चला जाता है, वो संसद में चला जाता है। संसद कहने का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा में चला जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो वो बिल बन जाता है। क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। और ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसकी चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 107 में इस प्रक्रिया की चर्चा है कि कोई बिल प्रस्तुत होने से लेके और वो कानून बनने तक की प्रक्रिया किस में है, अनुच्छेद 107 में है। अनुच्छेद 108 कहता है आपका संयुक्त अधिवेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको जरूर ही शॉर्ट नोट में आप लिख भी सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इसको, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अनुच्छेद 108 कहता है आपका संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन प्यारे साथियों क्या होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठती है तो वैसे अधिवेशन को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी मुद्दे को लेकर विवादित हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही संयुक्त अधिवेशन के भी अध्यक्ष होंगे, यानी कि लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 3 परिस्थिति में जो है हमारा संयुक्त अधिवेशन आता है। पहला परिस्थिति आपका है जब एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए, दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे। मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे रहा है, तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन आएगा। दूसरा, जब एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए और दूसरा सदन उसको 6 माह से ज़्यादा डिले कर दे, यानी कि एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरा बस ऐसे ही तुक्के में चला हुआ है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पर यदि डिले कर दिया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन आता है। यदि एक सदन द्वारा
यदि एक सदन द्वारा किसी प्रकार का सुझाव दिया जाता है और दूसरा सदन उसे मानने से इनकार कर देता है तो संयुक्त अधिवेशन आता है। संयुक्त अधिवेशन किन किन बातों पे आता है? पहला, एक सदन द्वारा कोई विधेयक पास हो गया, दूसरे ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा, एक सदन द्वारा कोई विधेयक पास हो गया, दूसरे ने 6 माह से ज़्यादा विलंब कर दी। तीसरा, एक सदन के द्वारा कोई सुझाव दिया गया किसी विधेयक पे और दूसरे सदन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इन तीनों परिस्थितियों में क्या आता है? आपका संयुक्त अधिवेशन आता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। बाकी ध्यान देने वाली बात, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवैधानिक संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग जैसी प्रक्रिया पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। किस पे? संवैधानिक संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग जैसी प्रक्रिया पे जो है आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां हैं वो दोनों समान है। इसीलिए राज्यसभा को भी 2/3 से अनुमोदन देना होगा और लोकसभा को भी 2/3 से अनुमोदन देना होगा। बाकी महाभियोग जैसी प्रक्रिया में भी राज्यसभा को 2/3 से अनुमोदन देना होगा, लोकसभा को 2/3 से अनुमोदन देना होगा। और जो आपका धन विधेयक है, धन विधेयक के किसी भी मुद्दे पर राज्यसभा आती ही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा आती है, क्योंकि जनता का जो हम टैक्स देते हैं वो जनता देती है और लोकसभा को जनता डायरेक्ट चुनती है लोकसभा के सदस्यों के, इसलिए केवल लोकसभा धन विधेयक जैसे मुद्दों में शामिल होती है। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ पे जो आपका राज्यसभा है वो हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए जो है संवैधानिक संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग इन जैसी प्रक्रिया पे जो है आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन आ चुका है। पहला दहेज उन्मूलन 1961 में आया था, दहेज उन्मूलन के मुद्दे पे। दूसरा बैंकिंग सुधार के मुद्दे पे आया था 1978 में। और तीसरा जो पोटा एक्ट था आपका आतंकवाद के खिलाफ, उसके खिलाफ आया था 2002 में। ये 3 बार आपका संयुक्त अधिवेशन आ चुका है। इसमें लोकसभा का जो पावर है वो ज़्यादा होता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का पावर ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 545 और राज्यसभा की सीटें 245, दोनों मिलाकर यदि बात करें तो 790। अब 790 किसी विधेयक को पास होने के लिए कितना मत चाहिए? तो इसका यदि हम हाफ करें तो 395। अकेले लोकसभा के पास 545 सीट है, यानी कि अकेले लोकसभा चाहे तो उसको क्या कर सकता है? पास कर सकता है। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में ज़्यादा पावर किसका होता है? तो वो लोकसभा का होता है। अब प्यारे साथियों, आपने गौर किया होगा कि धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है, तो आपके मन में एक ख्याल होगा आखिर धन विधेयक होता क्या है। तो आइए जानते हैं हम लोग धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि आखिर धन विधेयक होता क्या है। संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक होता है, यानी जो देश की संचित निधि है उस पर जो प्रकार जिस प्रकार के विधेयक भारित होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, वैसे विधेयक को कौन सा विधेयक कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। जैसे कि टैक्स को बढ़ा देना, टैक्स को घटा देना, ये सब विधेयक किस में आते हैं? ये सब धन विधेयक में आते हैं। अनुच्छेद 110 में ये चर्चा है। धन विधेयक की परिभाषा किस में? अनुच्छेद 110 में। और अनुच्छेद 109 में, उससे ठीक एक अनुच्छेद पहले, ना कि बाद में, उससे ठीक एक अनुच्छेद पहले, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है। जी हाँ प्यारे साथियों, धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है। अब कौन कौन से विशेष प्रावधान है? पहला हम बात करें, ये लोकसभा से प्रारंभ होते हैं, यानी कि धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा से प्रारंभ होते हैं, लोकसभा से पारित होते हैं। और जब लोकसभा इसे पारित कर देती है तो उसे राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा की इच्छा हो तो वो 14 दिन में उसे पारित करके दे, नहीं तो वो 14 दिन से ज़्यादा उसको रोक नहीं सकती है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करके देना ही होगा। उसमें इसके लिए जो है राज्यसभा वो आपका बाध्य है पारित करने के लिए, यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। दूसरा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव, यदि धन विधेयक के मामले पर राज्यसभा कोई सुझाव देता है तो लोकसभा उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी धन विधेयक वो धन विधेयक कब कहलाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा विधेयक है वो धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय कौन करते हैं? इसका निर्णय
लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। जी हाँ प्यारे साथियों, धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आता है। दोनों बात गौर करने वाली है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है कई बार। तो धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। यानी कहने का मतलब आपको पहले ही जब बता दिया गया है कि भैया हम धन विधेयक ला रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रकार का चेंज कर रहे हैं, आपने बोला ठीक है ले आओ, तो फिर आप पुनर्विचार के लिए क्यों भेज रहे हैं? सीधा उस पर साइन कीजिए ना। ये कहने का अर्थ है अनुच्छेद 109 में इसकी चर्चा है। तो यहाँ से आपका धन विधेयक होता है समाप्त। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर है। जी हाँ प्यारे साथियों, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मांगी जाती है। यानी कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। तो उसको 3 प्रकार से राष्ट्रपति जो है उसको वीटो कर सकते हैं, यानी कि निलंबित कर सकते हैं। पहला जो आपका है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मैंने बताया कि कोई विधेयक यदि आता है राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या होता है प्यारे साथियों? निलंबकारी वीटो यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आता है और वो बोलते नहीं इस पर थोड़ा और विचार कर लीजिए, इसको लौटा देते हैं पुनर्विचार के लिए, तो उसमें क्या होगी, देरी होगी। इसीलिए उस वीटो को क्या कहते हैं, निलंबकारी वीटो कहते हैं। और तीसरा आपका आता है जेबी वीटो, जो कि मतलब डेंजरस है थोड़ा कह सकते हैं। कोई विधेयक राज्यसभा से पास हो गया, कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया और वो राष्ट्रपति जी के पास गया साइन होने के लिए। अब ना उस पर राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं और ना उसको लौटा रहे हैं, बस अपने टेबल पर रखे हुए हैं और रखे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गया तो वो गया। तो इसका मतलब जो उस वीटो को क्या बोलेंगे हम, जेबी वीटो बोलेंगे। इसके डिटेल में मैं आपको राष्ट्रपति का आपका था उसमें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की चर्चा है। जी हाँ प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के जो किसी भी अनुच्छेद में या पूरे भाग में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। जी हाँ प्यारे साथियों, किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है हमारे संविधान में के अनुच्छेद 112 में, जिसे हम बजट भी कहते हैं। बजट होता क्या है प्यारे साथियों? बजट हमारे देश में एक साल में, जी हाँ प्यारे साथियों, पूरे एक साल में जो आय आएगा या किसी भी स्रोत से जो आय आएगा और जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है उसे खर्च करेगी, उसका एक प्रकार से विवरण मान लीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट जो है वित्त मंत्री का एक भाषण मात्र होता है, सिर्फ भाषण होता है, उससे पैसा वैसा कुछ नहीं निकलता है। वो एक क्या कह सकते हैं, उसको सिर्फ भाषण मात्र होता है। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है प्यारे साथियों? अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में आता है। मान लीजिए कि अभी जो चुनाव होने वाला है 2029 में आपका चुनाव होने वाला है, जो 2029 में जो सरकार है वो कैसा बजट लाएगी? तो अंतरिम बजट। अंतरिम बजट जो है वो बजट सत्र से लेकर, जब से आपका बजट आता है उस टाइम से लेकर जब तक वो सरकार रहेगी तब तक का बजट लाता है। क्योंकि जब तक जो लोकसभा का इलेक्शन होगा तब तक का जो है वो बजट लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतरिम बजट लाया जाता है। यदि वही सरकार पुनः जीत जाती है तो वो आगे का बजट लाती है। यदि वो सरकार नहीं जीतती है, दूसरी कोई सरकार, नई लोकसभा बनती है जो दूसरी सरकार की होती है, तो वो फिर अपना बजट लाते हैं, तो वो उसे अंतरिम बजट। अंतरिम बजट कब आता है? चुनावी वर्ष में आता है। और वो कब तक के लिए आता है? तो जब तक जो है जो वर्तमान समय में सरकार है उसका चुनाव नहीं हो जाता है। अंतरिम बजट को ही मिनी बजट भी कहा जाता है। किस बजट को? अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 113 में बजट में की गई चर्चाओं का प्राक्कलन निकाला जाता है कि आखिर इसमें कितना खर्च आएगा। यहाँ पर साथियों अनुच्छेद 113 में बजट में की गई चर्चाओं का, मान लीजिए सरकार ने बोला हम 110 स्कूलें खड़ी कर देंगे, हम जो है 200 हॉस्पिटल बना देंगे, तो ये सब बात सरकार बजट के दौरान बोलती है। तो इसमें कितना खर्च आएगा, इसका एस्टिमेशन, इसका प्राक्कलन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 113 के द्वारा इसका एस्टिमेशन किया जाता है। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। जी हाँ पर साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। इसके द्वारा जो है
प्राक्कलन के दौरान यानी जो आपका एस्टिमेशन किया जाता है कि इस कार्य में इतना रुपए खर्च होगा, तो उसके आधार पे विनियोग विधेयक लाया जाता है और विनियोग विधेयक लाने के बाद जो है आपका धन निकलता है, जिससे जो है कोई कार्य किया जाता है। तो विनियोग विधेयक किसके लिए होता है? तो वो धन निकालने के काम आता है। यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो उस कार्य के लिए धन नहीं दिया जाएगा, यानी तब तक धन नहीं मिलेगा जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए। अनुच्छेद 115 के अनुसार यदि विनियोग विधेयक पारित हो जाता है या फिर विनियोग विधेयक द्वारा निकाला गया धन जो है वो कम पड़ जाता है। किसके कारण कम पड़ सकता है? मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है वो 10 साल का है। अब 10 साल में महंगाई तो सेम रहेगी नहीं, 10 साल में महंगाई क्या करेगी? इंक्रीज होगी। लेकिन जो प्राक्कलन होता है आपका अनुच्छेद 113 के अनुसार वो अभी के समय से होता है, 10 साल बाद तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो हमारा विनियोग विधेयक के द्वारा धन निकाला जाता है वो यदि कम पड़ जाता है तो अनुच्छेद 115 का प्रयोग करके हम अतिरिक्त अनुदान विधेयक निकालते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 115 के द्वारा संसद में अतिरिक्त अनुदान विधेयक लाया जाता है, जिसके द्वारा जो आपका प्राक्कलन हुआ था उससे अतिरिक्त धन भी हम निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 116 में है आपका लेखानुदान। अनुच्छेद 116 में किसकी चर्चा है? लेखानुदान की। लेखानुदान क्या होता है प्यारे साथियों? किसी कार्य को जल्दी प्रारंभ करने के लिए एडवांस में पैसा मांगा जाता है, उस विधेयक को क्या कहते हैं? लेखानुदान विधेयक कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि लेखानुदान विधेयक पारित हो जाता है, कोई काम शुरू हो जाता है, लेकिन विनियोग विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पाता है और काम वहीं पे रुक जाता है। कई सारे ऐसे सरकारी काम आपने देखे होंगे जो शुरू तो हो गया लेकिन कुछ समय चलने के बाद वो क्या होगा? समाप्त हो गया। वो इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि जो आपका है विनियोग विधेयक आ जाता है, इसीलिए विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है, इसीलिए वो काम क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए रुक जाता है। अनुच्छेद 117 में आपका है वित्त विधेयक। जी प्यारे साथियों, वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक वैसा विधेयक होता है जिसमें आगामी वर्षों में क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या विकासशील कार्य किए जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। किसमें? वित्त विधेयक में। वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में है। अब एक बार हम देखते हैं शुरू से। 112 में इन्होंने क्या किया? बजट बता दिया कि हम एक वर्ष में ये सारे काम करेंगे। 113 में उसका एस्टिमेशन करते हैं। 114 में क्या करते हैं? 114 में उसका विनियोग विधेयक लाते हैं, उससे पैसा निकालते हैं। 115 में अतिरिक्त पैसा निकालते हैं। 116 में जो है 116 का प्रयोग करके एडवांस पैसा लेते हैं और 117 में जो आपका है वो वित्त विधेयक की चर्चा है। तो यहाँ तक 117 तक आपका अनुच्छेद क्लियर हो गया। 118 मैंने बता दिया था कि संविधान की संसदीय समिति की चर्चा किसमें है? 118 में है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 120 की। यहाँ तक अनुच्छेद 117 तक जो है आपका बजट का पार्ट समाप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 120 की। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद की भाषा। जी हाँ प्यारे साथियों, संसद की मुख्य रूप से 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। अनुच्छेद 120, 121, 122 खास इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा है। संसद की कितनी भाषाएं हैं? संसद की 2 भाषा हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। इसके अलावा भारतीय संविधान के हिसाब से संसद की कोई भाषा नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये दोनों भाषा बोलने में असमर्थ है तो वो लोकसभा या राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की परमिशन लेके किसी अन्य भाषा में वहाँ पे बोल सकते हैं, तो उसका वहाँ ट्रांसलेटर लाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 121। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि संसद जज के कार्रवाई में जज के आचरण पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगी या उसकी कार्यप्रणाली पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगी, लेकिन जज के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। उसी प्रकार 122 में कहा गया है कि जो आपका न्यायालय है, जो जज है, वो संसद की किसी कार्रवाई पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो विधेयक पारित किया जाएगा उसकी न्यायिक जांच कर सकते हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 120, 121, 122 जो खास इंपोर्टेंट नहीं थे लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 123 पे। अनुच्छेद 123 कहता है प्यारे साथियों राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है प्यारे साथियों? आपने पढ़ा होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है, दूसरा सत्र जो आपका है मानसून सत्र होता है और तीसरा सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। प्यारे साथियों, जब कोई सत्र नहीं होता है, बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, उसके बाद वो बजट सत्र समाप्त होने के बाद तो कोई सत्र नहीं होता, क्योंकि जो आपका मानसून सत्र है उसको शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, वो आपका जुलाई अगस्त में शुरू होता है। तो
उस बीच में यदि कोई आपातकालीन कानून बनाना पड़ गया तो वो कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके। उसी को हम राष्ट्रपति का अध्यादेश बोलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है कि यदि कोई सत्र अभी शुरू नहीं है और किसी आपातकालीन में किसी कानून की आवश्यकता है तो वो कानून कौन बना सकते हैं? राष्ट्रपति बना सकते हैं। ऐसा जो कानून बनाएंगे वो एक प्रकार का अस्थायी कानून होगा। इस कानून को राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो जितनी बार मन हो उनका, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा हो 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, उतनी बार अध्यादेश ला सकते हैं और उतनी ही बार क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अध्यादेश 6 माह तक वैलिड होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, कितने महीने तक? 6 महीने तक वैलिड होगा यदि संसद का कोई सत्र शुरू नहीं होता है। यदि उस 6 माह के बीच में कभी भी संसद का कोई भी सत्र शुरू हो जाता है तो संसद के सत्र शुरू होने के दिन से 42 दिन तक, जी हाँ प्यारे साथियों, यानी कि 6 सप्ताह तक, यदि सत्र शुरू नहीं होता है तो 6 माह तक, यदि कोई सत्र शुरू हो जाता है संसद के बीच की कार्रवाई के तो संसद की सत्र शुरू होने की डेट से लेकर 42 दिन यानी 6 सप्ताह तक वो कानून जो है वो वैलिड रहेगा। यदि वो सत्र, जो सत्र शुरू होगा उस सत्र में इस कानून को क्या कर दिया जाता है? अब पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो ये कानून क्या, कौन सा कानून बन जाएगा? तो परमानेंट कानून ये बन जाएगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायिक जांच कर सकता है। न्यायिक जांच क्या होता है? कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, जो हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, मौलिक अधिकार की शक्तियों को कम करती हो, तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उसका न्यायिक जांच कर सकते हैं। कौन? तो वो न्यायालय। यहाँ तक जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में, किसमें है? अनुच्छेद 124 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, 13 जज होते हैं, साथ में उसके साथ में एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कुल 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता की यदि मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में 5 साल का जज रह चुका हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल वकील रह चुके हो और राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का अच्छा जानकार हो तो उन्हें क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कोलोजियम की सलाह पे। जी हाँ प्यारे साथियों, कोलोजियम क्या होता है? कोलोजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जो आपके जज होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनकी सलाह पे मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है? नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो वो अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक, जी हाँ प्यारे साथियों, मैक्सिमम 65 वर्ष तक जो है वो कार्यरत रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकते हैं। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन की चर्चा है। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, यानी जब हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, किसी काम से एब्सेंट रहते हैं या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, किसी भी प्रकार से यदि वो अनुपस्थित रहते हैं तो बचे हुए 33 जजों में से जो सबसे सीनियर होंगे वो मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेंगे अनुच्छेद 126 के अनुसार। अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज की चर्चा है। एडहॉक क्या? अस्थायी या फिर तदर्थ जज। ये वैसे जज होते हैं जिसको किसी स्पेशल विशेष कार्य के लिए लाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाती है तब जो है एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 में यदि एडहॉक जज नहीं मिल पाते हैं तो जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उन्हें जज बनाया जाता है तत्कालिक समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए अस्थायी जज बनाया जाता है। किसे? जो सेवानिवृत्त जज होते हैं। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो कानून बन जाएगा।
यानी कि किसी भी आप विवाद में यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला जारी करता है तो वो क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। आप दूसरे जो आप यदि उसके बाद कोई केस कोई वकील लड़ रहा है तो वो उदाहरण दे सकता है कि 1900 इतने ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट उस समय ये फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के अनुसार। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो अभी फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन यदि उसके चीफ जस्टिस चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ पूरे भारत में कहीं भी खोला जा सकता है, राष्ट्रपति उसे खोल सकते हैं। तो यहाँ 130 तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, अनुच्छेद 125 में जजों की वेतन, अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य 33 जजों में से कोई एक मुख्य न्यायाधीश का काम करेंगे। अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज की चर्चा है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त जज को अस्थायी रूप से लाने की चर्चा है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 का। तो अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के जो ऐसे अनुच्छेद 131 में ऐसे मामले शामिल हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। ऐसे मामले कौन कौन से हैं? पहला मामला आपका केंद्र राज्य विवाद। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो ऐसा मामला कहाँ देखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। दूसरा आपका है राज्य और राज्य विवाद। यदि दो राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद हो जाता है तो वो कहाँ देखा जाएगा? वो मामला सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। और तीसरा जो है केंद्र के साथ कुछ राज्य और अन्य राज्य, ये दोनों में यदि विवाद होता है तो ये मामला भी कहाँ देखा जाएगा? ये मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा अनुच्छेद 131 के अनुसार। अनुच्छेद 132 क्या कहता है? अनुच्छेद 132 हमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो हमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है? वो अनुच्छेद 132 देता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 की। तो अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पूर्णावलोकन है। न्यायिक पूर्णावलोकन क्या होता है प्यारे साथियों? जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने द्वारा सुनाए गए जो आपका जजमेंट होता है उसको स्वयं ही बदल सकते हैं। उनकी इच्छा चाहे तो वो बदल सकते हैं। जैसे कि वेरुबरी विवाद था आपका 1960 में, चंपकम दोराई 1960 में विवाद था। इन दोनों विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती जो विवाद था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने ही फैसले को, अपने द्वारा ही सुनाए गए फैसलों को क्या कर सकती है? बदल सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 139 की। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 139 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो वो मूल अधिकार के अलावे अन्य किसी मामले पर रीट जारी करता है। रीट वही 5 प्रकार की जो मैंने बताया था अनुच्छेद 32 में। कौन कौन सी रीट है? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका है परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ये पांचों प्रकार की रीट मूल अधिकार के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उसके अलावा मूल अधिकार के अलावा दूसरे मामले में अनुच्छेद 139 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 147 की। तो अनुच्छेद 147 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए बाध्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो सबके लिए बाध्य है। पूरे भारत में कोई भी हो, मतलब एनीबॉडी कोई भी हो, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? बाध्य है। यदि वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास भारत की नागरिकता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? वो बाध्य है। अब अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी मामले पर। मैंने किसी मामले को लेकर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो फैसले उनका जो सलाह है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 143 में ही लिखा गया है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इच्छा होगी तो वो सलाह देगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो सलाह नहीं देगा। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जो यहाँ तक होता है समाप्त। सुप्रीम कोर्ट के सारे ये अनुच्छेद मैंने बता दिए जो आपके
वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अब मैं बात करता हूँ CAG की। जी हाँ प्यारे साथियों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जी हाँ प्यारे साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की। CAG की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में है। अनुच्छेद 148 में CAG के पद की चर्चा है। जी हाँ प्यारे साथियों, CAG के पद की चर्चा अनुच्छेद 148 में है। CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन मैक्सिमम आयु कितनी होती है? वो 65 वर्ष होती है। जो CAG होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? यदि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। तो CAG किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य CAG नहीं हो सकता है। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा जो आपका है वो कौन होते हैं? वो उप मंत्री। ये सब जो हैं वो CAG नहीं हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 149 में CAG की शक्ति की चर्चा है। जी हाँ प्यारे साथियों, अनुच्छेद 149 में CAG की शक्ति की चर्चा है। भारत के लेखा विभाग का प्रधान कौन होता है? वो CAG होता है। भारत के लेखा विभाग का प्रधान CAG होता है अनुच्छेद 149 के तहत। साथ ही जो CAG है वो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों के किसी भी खर्च को क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। यानी कि केंद्र सरकार के खर्च को भी जांच कर सकता है, राज्य सरकार के खर्च को भी जांच कर सकता है, और भारत सरकार के लेखा विभाग का क्या होता है? प्रधान होता है। कौन? CAG अनुच्छेद 149 के तहत। अब अनुच्छेद 150 कहता है कि CAG है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लेखा का जांच कर सकता है। लेखा मतलब अकाउंट की जांच कर सकता है। जितने पैसे उन्होंने खर्च किए, कहाँ से उठाए थे, कब लाए थे, किस काम के लिए लिए थे, किस काम के लिए खर्च किए, कितना खर्च किया, कितना बच गया, ये सारा कौन जांच करते हैं? वो CAG जांच करते हैं अनुच्छेद 150 के तहत। अनुच्छेद 151 कहता है कि CAG केंद्र एवं राज्य के लेखा की जो जांच रिपोर्ट होगी, यानी यदि केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट हो चाहे राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट हो, वो किसको सौंपेंगे? वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैंने बताया भी आपको संविधान की संसदीय समिति में, कि CAG की रिपोर्ट को भी लेखा समिति द्वारा जांच किया जाता है। यानी CAG की रिपोर्ट लेखा समिति के द्वारा जांच होती है, और लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष का नेता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक था आपका CAG का टॉपिक, और CAG के टॉपिक के साथ साथ ही आपका भाग 5 जो है वो समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से भाग 5 आपका समाप्त हो जाता है। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, जहां हम तरह तरह की शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं किसी क्वेश्चन को लेके, किसी टॉपिक को लेके, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहां इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। कई प्रकार के जो नोटिस जारी होते हैं वो वहाँ अपलोड किया जाता है। तो इन सब से जुड़ जाइए। साथ ही प्यारे साथियों, मेहनत आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको यदि पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता है ना, एक बार अपने घर को देखिए, आप ज़रूर पढ़ोगे। प्यारे साथियों, मेहनत करने से आपको सिलेक्शन मिलेगी। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं बिना मेहनत किए सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसे ही मतलब भगवान भरोसे छोड़ दिया, अरे भगवान ने लिखा होगा तो मिलेगा ही, तो ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान लिखा हुआ भी चेंज कर सकते हैं ना। तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, किस चीज़ में लगे हुए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो। यदि आप अपना 100% देते हो तो भगवान भी अपना 100% देते हैं। आपकी किस्मत भी आपका साथ 100% देती है, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो ये था आपके लिए राय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।